नमस्कार, मैं रजनीश राज। आज हम लोग अभी यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर जो जनरल स्टडीज का पेपर हुआ है, उसके ट्रेंड एनालिसिस के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो इसमें मैं हिस्ट्री के सेक्शन का एनालिसिस आपको दे रहा हूं। इसके लिए हम अभी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके एग्जाम्पल का भी सपोर्ट लेंगे और साथ ही साथ जो पीछे के वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए थे उनके साथ में कंपेयर भी करेंगे। तो यदि कंपैरिजन करके देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि नंबर ऑफ द क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, एक दो क्वेश्चन इस बार और कम ही हुआ है। लेकिन यूपीएससी का तो सामान्य सा ट्रेंड होता है, कोई ट्रेंड को ही तोड़ने का काम करता है कि कभी वो आपको 12 क्वेश्चन दे देगा, कभी 22 क्वेश्चन दे देगा। नॉर्मली 100 क्वेश्चंस होते हैं और उसके अंदर 7 सेक्शन होता है। तो 7 को यदि आप 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 98 आता है। यानी हर सेक्शन के 14-15 क्वेश्चन पूछने की यूपीएससी ने अपनी पॉलिसी बना के रखा है। उसी के अंदर किसी से 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा पूछ देते हैं, 2-3 क्वेश्चन कम पूछ देते हैं। ये अप्स एंड डाउन चलता रहता है। इस बार हिस्ट्री सेक्शन से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले बार भी लगभग इसी के आसपास था, 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा था। कभी कभी 22 भी पूछे गए हैं। तो आपको ये नहीं समझना है कि हम 12 की तैयारी करें, आपको ये समझना है कि हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली जितने मैक्सिमम की तैयारी कर सकते हैं तैयारी करें। अब हम यदि क्वेश्चन के स्टैंडर्ड एंड स्टाइल की बात करें तो हम ये देखते हैं कि इस बार भी मॉडर्न इंडिया सेक्शन से क्वेश्चन बहुत कम है। यदि हम पोस्ट इंडिपेंडेंस को शामिल कर दें तो 4 क्वेश्चन मिलके आता है, अन्यथा मॉडर्न इंडिया से सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस। यदि हम एंशिएंट साइड के क्वेश्चन को देखें तो एंशिएंट इंडिया के साइड के क्वेश्चंस जो हैं वो कल्चर से डोमिनेटेड हैं और ये क्वेश्चंस निश्चित तौर पर डिफिकल्ट हैं। मेडिवल इंडिया से क्वेश्चन जो पूछा गया है एक ही है, फैक्चुअल है। और फैक्चुअल क्वेश्चन जो बहुत ही ट्रेंडी फैक्ट नहीं हो उसे हम डिफिकल्ट ही कह सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को इस बार के ख्याल से डिफिकल्ट बोलूंगा। यदि हम इसके आगे चलकर देखें तो हम ये देखते हैं कि यदि हम क्वेश्चन में करंट की भूमिका को देखें तो हम देखते हैं कि कल्चर साइड के कई सारे क्वेश्चंस करंट से जुड़कर आए हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपके यूनेस्को के संरक्षण से जुड़ा हुआ नजर आएगा। लेकिन यूनेस्को से जुड़ा हुआ जो संरक्षण का क्वेश्चन है वो भी करंट का होते हुए भी हिस्ट्री के किसी न किसी प्रोमिनेंट टॉपिक का हिस्सा है, चाहे वो शांति निकेतन से जुड़ता हो और चाहे वो होयसल के आर्किटेक्चर से जुड़ता हो। तो मोटा मोटी ट्रेंड हमने बता दिया और इस रास्ते हम ये कहेंगे कि आप ये मत सोच लेना कि एंसेंट या मेडिवल या मॉडर्न में अब फिक्स हो गया कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। किसी भी साल ट्रेंड बदल जाएगा और एंसेंट इंडिया से यदि 5 क्वेश्चन पूछा तो हो सकता है कल को मॉडर्न इंडिया से 7 क्वेश्चन पूछते। अतः अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी आप वैसे ही लेके चलो। बस ध्यान ये रखना है कि टॉपिक के अंदर यात्रा होते रहती है। जहां तक का क्वेश्चन पीछे पूछा गया है उसके नीचे के डिग्री पे क्वेश्चन जाने की प्रवृत्ति दिखा रहा है। पर्टिकुलरली बुद्धिज्म में जो क्वेश्चन आया है वो साफ दिखाता है कि अब हम पिछले पीछे पूछे गए तमाम प्रश्नों के दायरे से आगे जा रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। इस क्वेश्चन को देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग। ये पार्टीज हैं, उनके लीडर्स हैं जो इंडिया की आज़ादी के बाद की बनने वाली पॉलिटिकल पार्टियां हैं। उसके तहत भारतीय जनसंघ भारतीय सॉरी भारतीय जनसंघ जो है भारतीय जनसंघ जो है उसके संस्थापक कौन है। इसमें आपको सबके संस्थापक का नाम जानना जरूरी भी नहीं है, बस ये देखना है कि मैच कितने हैं, कि हाउ मेनी ऑफ द एबव आर करेक्टली मैच्ड। तो भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सही है। सोशलिस्ट पार्टी सी राजगोपालाचारी, ये गलत है। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन बाबू, ये सही है। स्वतंत्रता पार्टी बाय नरेंद्र देव, ये गलत है। असल कहानी क्या है कि राजगोपालाचारी ने बनाया था स्वतंत्रता पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के बनाने में नरेंद्र देव की भूमिका थी, यानी कि उल्टा करके दे दिया है। तो इसमें करेक्ट कौन सा हुआ, एक ये करेक्ट हुआ और एक ये करेक्ट हुआ, यानी 1 और 3। हाउ मेनी, तो हाउ मेनी का मतलब ये तो जानना ही नहीं कि कौन सा करेक्ट है, सिर्फ ये जानना है कि कितने करेक्ट हैं, तो ओनली 2।
इस तरह के क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा मगजमारी नहीं करना है, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, हम इसे लेवल 1 कह सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि कई दफा हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में इस तरह का टॉपिक पढ़ते ही नहीं है। अदरवाइज यदि आपने कवर किया है तो बेसिक। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर? तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि हम ये समझ लें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बना था और उसके लिए एक प्रेसिडेंट की ज़रूरत थी, स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन होना बाकी था, तो अभी भी जिस तरीके से हम प्रोटेम स्पीकर वगैरह चुनते हैं, उसी तरीके से एक प्रोटेम स्पीकर की तरह इनको चुन लिया गया था। उसके बाद में राजेंद्र बाबू आ गए थे। With reference to the Government of India Act 1935, consider the following statements. It provided for the establishment of an all India federation based on the union of the British Indian provinces and princely states. मतलब कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1935 ईस्वी का जो अधिनियम आया है, 1935 ईस्वी के अधिनियम को लेकर यह क्वेश्चन है कि इसके तहत कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। 1935 के स्टेटमेंट के लिए एक बात है कि यह फेडरेशन लेकर आया है। इस फेडरेशन के बारे में कहा गया है कि इसमें कौन शामिल होंगे, ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स भी होंगे और प्रिंसली स्टेट्स भी होंगे। ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद है कि डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वेयर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। ये स्टेटमेंट गलत है। यानी कि आपको यदि मैं एक लाइन में बताऊं तो कह सकते हैं कि 1935 में एक एक्ट आया था और इस एक्ट के बारे में ये फंडामेंटल पॉइंट है कि उसमें फेडरेशन का इंतजाम किया गया। फेडरेशन के लिए शर्त लगाया गया था सरकार की ओर से कि इसे हम तभी इंप्लीमेंट करेंगे जबकि इंडियन स्टेट्स के साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स भी अपना कंसेंट देंगे, एटलीस्ट मोर देन 50% प्रिंसली स्टेट्स। और उन्होंने अपना कंसेंट नहीं दिया था, इसलिए फेडरेशन अस्तित्व में आया ही नहीं। लेकिन कॉन्सेप्ट में तो, प्रोविजन में तो यह मौजूद था, इसलिए वो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरी बात यह है कि फेडरेशन के अंतर्गत हमेशा क्या होता है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में अधिकार बंट जाते हैं। तो स्टेट लिस्ट अलग है, सेंट्रल लिस्ट अलग है। सेंट्रल लिस्ट के अंतर्गत इसमें यह प्रावधान किया गया था कि हम यहाँ पर डायरकी लागू करेंगे। जब हम डायरकी लागू करेंगे तो क्या हुआ था कि सेंट्रल लिस्ट के अंदर एक है फेडरल लेजिस्लेचर और एक है गवर्नर जनरल, जिसे हम वाइसराय भी कहते हैं। तो अधिकार जो सेंट्रल लिस्ट के थे उनको दो भाग में बंटना था। उन्हीं में से डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स जैसे डिपार्टमेंट जो थे वो गवर्नर जनरल के हिस्से में आने थे, ये इस फेडरल लेजिस्लेचर के हिस्से में नहीं आने थे। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये टेक्निकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की क्लैरिटी यदि आपकी नहीं रहेगी तो आप बहुत कुछ पढ़ के भी, फैक्चुअल पढ़ाई करके भी ये क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। Which one of the following is a work attributed to the playwright भास? ये भी यदि मैं कहूं तो डिफिकल्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन की श्रेणी में इसलिए आएगा क्योंकि एंसेंट हिस्ट्री के दौरान में जो बड़े बड़े प्ले राइटर्स हुए हैं उनमें भास भी हैं, कालिदास भी हैं, शूद्रक हैं और भी कई सारे लोग हैं। लेकिन भास जो कि प्रोमिनेंट तो है, लेकिन उनकी सबसे प्रोमिनेंट रचना है स्वप्न वासवदत्ता। अब इसके अंतर्गत यदि मध्यम बेयोग पूछ दिया गया है तो इसके बारे में मैं कह सकता हूं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है। इसकी सामान्य कथा महाभारत पर आधारित है। आप ये जानते होंगे कि महाभारत में पांडवों को वनवास मिला था और वनवास के दौरान क्या हुआ था कि भीम जो मध्यम है, माने महाराज पांडु के 5 पुत्र, उसमें से
कुंती के 3 और माद्री के 2। तो कुंती के 3 में से बीच वाला कौन है? भीम। भीम का हिडम्बा नाम की एक राक्षसी से विवाह हुआ है, उसका एक बेटा है घटोत्कच। घटोत्कच ने अपनी मां के लिए इंसान का चारा खोजना शुरू किया, उसी में से कुछ पंडित लोगों को उसने बंदी बना लिया उनके चारा के लिए। अब उनको बचाने के लिए भीम जाता है और भीम की मुलाकात घटोत्कच से होती है, फिर हिडम्बा से होती है। उसी कथा को लेकर यह नाटक लिखा गया है। तो आंसर तो स्पष्ट है। अब हम आगे बढ़ें। संघभूत, an Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of the 4th century AD, was the author of a contemporary commentary on, ये हो जाएगा सर्वस्तिवाद विनय। फिर consider the following properties included in the World Heritage List released by UNESCO: शांतिनिकेतन, रानी की बाव, sacred ensembles of the Hoysalas, Mahabodhi Temple Complex, बोध गया। How many of the above properties were included in 2023? मतलब कुल मिला के ये देखो कि कल्चर का क्वेश्चन है। कल्चर के अंतर्गत कैसा क्वेश्चन है? करंट का क्वेश्चन है। करंट के अंदर कल्चर के कौन से हिस्से को आधार बनाया गया है? जो कल्चर का बहुत ही प्रोमिनेंट हिस्सा है। यानी ऐसे सैकड़ों इंफॉर्मेशन रोज आते रहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से, जहां जहां रिसर्च होता रहता है, उन सब की खुदाई पर आधारित क्वेश्चन नहीं आते हैं। तमाम कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव पर क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो बहुत प्रोमिनेंट है क्वेश्चन वहां से आता है। तो इसके तहत आंसर में क्या जाएगा? आंसर में सिंपल शांति निकेतन और होयसल के आर्किटेक्चर, यानी कि 1 और 3। तो क्या क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज वेयर इंक्लूडेड इन 2023? तो ओनली 2। आंसर इज बी। With reference to ancient India, Gautam Buddha was generally known by which of the following epithets? न्यायपुत्र, ये महावीर कहलाते थे, तो वो गलत हो जाएगा। शाक्य मुनि बुद्ध तो थे ही, शाक्यों के कबीले से जुड़े हुए थे। तथागत उनको कहा जाता था। तथागत का मतलब होता है एनलाइटेंड। तो 2 और 3 सही है, 1 गलत है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन। 1 ओनली गलत है, 2 and 3 सही है। आंसर इज बी। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आर्कियोलॉजिकल स्टेट डिस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड स्टेट डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह का क्वेश्चन देखो तो पिछले साल भी पूछा गया है और एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड बनता जा रहा है। एक ट्रेंड ऐसा है कि प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट का नाम आ जा रहा है, दूसरा है कि प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट का नाम आ जा रहा है। तो ये आगे के लिए भी आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या है? चंद्रकेतुगढ़। चंद्रकेतुगढ़ रिपीटेड क्वेश्चन है। चंद्रकेतुगढ़ बंगाल में एक ऐसा जगह है जो मिट्टी से बने हुए मूर्तिकला का सबसे बड़ा केंद्र है। आज से 3 साल पहले चंद्रकेतुगढ़ पे क्वेश्चन आया था। अब देखो तो इस दफा सिंपल सा पूछ दिया कि वो कहाँ है। तो ये उड़ीसा में नहीं है, वो बंगाल में है। इनाम गांव महाराष्ट्र में है। ये चैल्कोलिथिक पीरियड का एक बहुत ही प्रोमिनेंट जगह है। चाहे इनाम गांव हो, चाहे उसी समय में नावदा टोली है, या उसी के समय आप दाइमाबाद पढ़ते हैं, तो इनाम गांव एक प्रोमिनेंट जगह है, उसके बारे में आपको जानना है। उसके बाद में मंगडू, ये केरला में है, ये सही है। और सालिहुंदम, ये उड़ीसा में है। तो 2 और 3 ऐसे भी आपको समझना है कि इन विच ऑफ द अबव रोज इज द गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच। कोई 2 ही करेक्ट होना है, तो यदि आप 2 करेक्ट को नहीं भी जान रहे हैं एग्जैक्टली, तो एलिमिनेट करके उत्तर तक पहुंच सकते हैं। यही वो एक नया पैटर्न है जो कि यूपीएससी ने 2 साल के बाद फिर से शुरू कर दिया। बेसिकली पुराना पैटर्न यही था, लेकिन इस पैटर्न को छोड़ दिया गया था और पैटर्न जो अपना लिया गया था उसमें सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि भाई इनमें से कितना सही है, कौन कौन सही है नहीं पूछा जा रहा था। जब कौन कौन सही है पूछा जाता है तो इंसान अपने बेसिक इंफॉर्मेशन का लॉजिकल उपयोग करते हुए, एलिमिनेट करते हुए राइट कंक्लूजन तक रीच कर सकता है।
इसमें हम लोग पहुंच सकते हैं। आंसर होगा 2 और 3। 2 और 3 किधर है? ये बी इज आंसर। उसके बाद Who of the following rulers of medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort at Bhatkal? ये तो वही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें एनालिसिस की जरूरत है नहीं। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय की ही सहमति से पुर्तगीज को गोवा के ऊपर भी प्राप्ति का अधिकार मिला था। ये क्वेश्चन पीछे पूछा जा चुका है। ये पूछा गया था कि किसने सहमति दिया था और कब सहमति दिया था। तो उस क्वेश्चन के बाद में देखो तो उसके नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन ये आया है। इसका मतलब है कि यूपीएससी वाले एक ही टॉपिक के अंदर क्वेश्चन पूछने की एक यात्रा करते रहते हैं। आपको यह समझना है कि यह क्वेश्चन यदि पूछ लिया गया तो अब आगे क्या पूछा जा सकता है। यदि आप यह समझ जाते हैं कि आगे क्या पूछा जा सकता है तो आप एक वास्ट गैमेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री के बीच में से सेलेक्टिव पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप फैक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपकी पढ़ाई न सिर्फ छोटी हो जाती है बल्कि टारगेटेड हो जाती है और प्रभावशाली और अंत में परीक्षा में काम आने वाली। फिर देखो, विथ रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस स्टेटमेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग। अंडर द रैयतबारी सेटलमेंट of revenue collection, the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest or natural calamities. सबसे पहले तो हम समझ लें कि जो कॉर्नवालिस है, उस कॉर्नवालिस को हिंदुस्तान के रेवेन्यू सेटलमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। 3 रेवेन्यू सेटलमेंट्स हमारे देश में हुए थे ब्रिटिश काल में। एक है जमींदारी, दूसरा है रैयतबारी, तीसरा है महालबारी। जमींदारी की शुरुआत किया था कॉर्नवालिस ने। यह क्वेश्चन है रैयतबारी से रिलेटेड। तो रैयतबारी वाला तो स्टेटमेंट सीधा सीधी गलत हो जाएगा, एकदम बेसिक है, इसके गलत होने में कोई डाउट नहीं। इसका मतलब हो गया कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। केवल एक, ये तो सीधा सीधी गलत है। केवल 2, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल इफ द जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यूज टू द स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स डेट ही वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज जमींदारी। ये बिल्कुल सही है। मतलब सीधी सीधी बात है कि जमींदार को यह कहा गया है कि तुम भूमि के मालिक हो जाते हो, लेकिन उस भूमि के मालिक होने की हैसियत से तुम जो रेवेन्यू वसूल करोगे उस रेवेन्यू का एक सर्टेन परसेंटेज तुम्हें स्टेट को देना पड़ेगा। तुम जो स्टेट को देते हो उसके देने का एक निश्चित डेट है, जिसे हम सनसेट का सिद्धांत कहते हैं। यदि उस दिन तक तुमने नहीं चुका दिया तो इसका मतलब है कि तुम दोषी हो, डिफॉल्टर हो, और उसकी सजा क्या है? तो जमींदारी तुम्हारी कन्फिस्केट कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 2 ओनली। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषदा। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि उपनिषद में एक से एक कहानियां हैं। उपनिषद बेसिकली गुरु ने जब शिष्य को ज्ञान दिया तो उसी के कलेक्शन का साहित्य है। गुरु शिष्य को अपने निकट बिठाकर दर्शन का गहन ज्ञान देते हैं। दर्शन की बातें बहुत गहरी होती हैं और संक्षिप्त होती है, उसे शिष्य समझ नहीं पाएगा, तो इसके लिए वो आख्यान सुनाते हैं। इस पर कमीशन ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और ये क्वेश्चन आया था तब जबकि ऑप्शनल हुआ करता था पीटी में। तो हिस्ट्री ऑप्शनल के सेक्शन से आया था कि उपनिषद कैसा साहित्य है। नंबर 1 आख्यानात्मक, नंबर 2 उपदेशात्मक, दोनों में से कोई नहीं या दोनों सही है। इस बार देखो उसी पर आधार करके क्वेश्चन बनाया गया जीएस में। उपनिषद कैसा साहित्य है? आख्यानात्मक भी है और उपदेशात्मक भी है। तो उपदेश को समझाने के लिए आख्यान सुनाया जाता है, माने उपदेश को समझाने के लिए कहानियां सुनाई जाती है। भरी परी है कहानियां, चाहे वह याज्ञवल्क्य की कहानी हो, चाहे वो यम नचिकेता की कहानी हो। आप देख सकते हो कि पहला स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? उपनिषदास वेयर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराण्स। ये सही है। उपनिषद कब की रचना है? तो लेटर वैदिक एज की।
लगभग सारे उपनिषद कंपोज कर दिए गए हैं 6 सेंचुरी बीसी के पहले, इक्का दुक्का अब बात को छोड़कर। जबकि पुराण कब की रचना है? गुप्त पीरियड की, यानी कि उपनिषद के कम से कम भी तो 800-900 साल बाद की। इसलिए क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। आंसर बी 2 ओनली। तो कुल मिलाकर 12 क्वेश्चन थे। इन 12 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। हमारा पर्पस अभी इतना भर का था कि हम इसका आंसर आपको बता दें। इसके बारे में बहुत डिटेल्ड एनालिटिकल डिस्कशन करना किसी और समय के लिए शेड्यूल्ड है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।